है बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जियोग्राफी चैप्टर 5 मिनरल्स के बारे में। काफ़ी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज ये दूसरा क्लास है। सो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, जिसमें अभी हम लोग मिनरल्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स हम लोगों ने पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ minerals in three major part, that is metallic, mineral, non-metallic and energy minerals. मेटलिक मिनरल्स में हम लोगों ने देखा था कुछ होते हैं फेरस जो आयरन कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन ही आप ले लो, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया। दूसरा हो गया आपका नॉन फेरस जो आयरन कंटेन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका मान लीजिए कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। और तीसरा था आपका प्रीसियस मेटल्स, जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारी चीजें। नॉन मेटेलिक में जैसे माइका हो गया, पोटास हो गया, साल्ट हो गया। माइका बस इसी को लिखते हैं नॉन मेटेलिक में। एनर्जी में आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आपको एक अप्रोच समझना पड़ेगा। जब हम लोग क्लास 10th के लेवल में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही मिनरल्स हैं। मिनरल्स आज प्रेजेंट टाइम में 2000 से भी ज्यादा मिनरल्स आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं, बट हम लोग उनको डिस्कस कर रहे थे। जैसे किसी भी इकोनॉमी में हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पढ़ाई है हम लोगों का, इट्स नॉट ओनली टू गेट मार्क्स। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको बस मार्क्स वगैरह मिल जाए, आप उस पैटर्न को आपको समझना है। इकोनॉमी में जो प्राइमरी सेक्टर जिसको बोला जाता है, जो हमारे सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ? वैसे भी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे ये चीज। प्राइमरी सेक्टर जो हमें नेचर से आसानी से मिल सके, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नेचर से हमें आसानी से मिल जाता है। ऐसे ही हम लोग सिर्फ मिनरल्स में उन मिनरल्स को अवेयर कर रहे हैं खुद को कि जो हमें नेचर से मिल जाए, माइन से मिल जाए। सिर्फ माइंस वाले तो बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बातों को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाए। इसको लेकर फिर इसमें प्रोसेसिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, इट कम्स अंडर सेकेंडरी। बट आपको ओवरऑल जो इंटेंट है इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का, वो यही है कि आप इस बारे में अवेयर हो कि देयर इज अ माइनिंग सेक्टर्स जहां नेचर हमें कुछ देता है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं। तो सारी बातें हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो जैसे आज हम लोग फेरस स्टार्ट कर रहे हैं। फेरस मेटल्स ये तरीके का क्या है? मेटलिक मिनरल्स है। खास बात ये होता है कि इसमें आयरन के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब अगर हम लोग पूरे कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है मेटल्स का, अगर कंट्री का प्रोडक्शन देखें, प्रोडक्शन आई मीन वैल्यू के टर्म में, रुपी के टर्म में, तो जो मेटलिक प्रोडक्शन है, मेटलिक माइनिंग करके जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, लगभग 3/4 ऑफ ऑल मेटलिक प्रोडक्शन। अब ऑल मेटलिक प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑल मेटलिक प्रोडक्शन मतलब नॉन फेरस भी हो रहा है, प्रीसियस भी हो रहा है। इन सब में सबसे ज्यादा किसको किया जा रहा है? फेरस। ठीक है, फेरस मेटल्स को सबसे ज्यादा किया जा रहा है। और उसका रीजन है, these ferrous metals are the foundation for metallurgical
मतलब मेटल्स वगैरह बनाना, मेटलर्जिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री भी कह लो। इंडस्ट्री वैसे नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि रोड वगैरह बनाना, कोई बिल्डिंग बनाना, इन सब में जो ये काम आता है। तो चलो अभी मेटलिक इंडस्ट्री ही लिख देते हैं, मेटलिक इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी मेटल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री का अगर एग्जांपल आप समझो तो स्टील ले सकते हो। स्टील जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो कुछ भी, चाहे कोई भी डेवलपमेंट का वर्क है, चाहे कोई भी हमारा जो बेसिक नीड्स है। फॉर एग्जांपल हम लोग बर्तन में ही खाना वगैरह खाते हैं, तो वो भी स्टील का बना होता है। तो अगर हम लोग आयरन की बात करें, आयरन की बात करें तो पहला बात तो ये क्लियर है, ये एक फेरस मेटल है, ठीक है। आयरन हमारे कंट्री में, इंडिया, रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन। ना सिर्फ हम अपने डोमेस्टिक यूज के लिए जो है प्रोड्यूस करते हैं, आल्सो भी एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आयरन की बात करें, ऑब्वियस है कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें ओर निकालना पड़ेगा। ओर का मतलब अर्थ सरफेस से रॉक को एक्सट्रैक्ट करना, रॉक में से जो रिफाइन करके उसमें से ओर निकला। तो इसके कुछ फेमस ओर्स हैं, जैसे ओर एक है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ओर। ये वो ओर है आयरन का जिसमें मोर देन 70% या कह लो मोर देन 70% आयरन मिनरल अवेलेबल इस ओर में। तो ये एक हाई ग्रेड ऑफ आयरन। दूसरा अगर बात करें तो हमारा होता है हेमेटाइट। ये भी एक तरह का ओर है जिसमें लगभग 50 से 60% ऑफ आयरन इसमें मिलता है। ये क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्वांटिटी पॉइंट। क्वांटिटी मीन्स इस हेमेटाइट को हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंडिया में अगर बात करें तो मेजर जो आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, अगर मैं 2018-19 का डेटा लूं, एज पर 2018-19 के डेटा के हिसाब से, 2018-19 के डेटा के हिसाब से आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, इसके अलावा झारखंड, ये कंबाइंड अगर इन्हीं को शिफ्ट कर ले तो मोर देन 97% ऑफ आयरन प्रोडक्शन, ये वो स्टेट्स है। 97% ऑफ आयरन प्रोडक्शन। तो अगर हम लोग आयरन बेल्ट को देखें जहां से प्रोड्यूस होता है, तो और भी ज्यादा थोड़ा सा क्लैरिटी होगा कि कहां कहां पे आयरन बेहतर तरीके से मिल रहा है। इसको मिटाते हैं और डिस्कस करते हैं। आयरन और बेल्ट इन इंडिया मीन्स हम लोग इंडिया के उन रीजन्स को फिगर आउट करेंगे जहां पे आयरन का प्रेजेंस जो है अच्छा खासा है। तो ये हमारा है प्यारा सा इंडिया हमारा। ठीक, तो
सबसे पहला हमारा एक बड़ा ही फेमस लोकेशन है, दैट इज झारखंड उड़ीसा बेल्ट। झारखंड उड़ीसा बेल्ट, उड़ीसा बेल्ट। तो जैसे झारखंड का एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है सिंहभूम, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट माइंस वाले लोकेशंस है, जैसे गुआ, गुआ एंड नावमुंदी। ये वो लोकेशंस हैं जहां पे अच्छा खासा आयरन अवेलेबल है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में मयूरभंज, मयूरभंज, मयूरभंज एंड और एक है आपका केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। मयूरभंज और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर एक इस लोकेशन में एक बहुत ही फेमस जगह है बादाम पहाड़, वहां पे आयरन की अवेलेबिलिटी अच्छा खासा है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में बेल्ट है आपका बस्तर, दुर्ग, दुर्ग और चंद्रपुर बेल्ट। बेल्ट मतलब पूरा एक रेंज हम बात करें, एक लोकेशन, पूरा जियोग्राफिक लोकेशन है ना, ये रेंज। इन सब में एक फेमस जगह है, नाम है उसका बैला डीला, बैला डीला ना। इसका नाम ये एक बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ हिल, और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि ये जैसे बैल का होता है ना हम्प, क्या बोलते हैं उसको, हम्प ऑफ ऑक्स, इसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा। अब यहां पे जो आयरन ओर मिलते हैं यूजुअली हेमेटाइट मिलते हैं, हेमेटाइट मीन्स आप अंदाजा लगा सकते हो 50 से 60% इसमें आयरन होगा, तो गुड क्वालिटी ऑफ आयरन यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ का जो आयरन होता है नॉट ओनली, स्पेशली मान लो छत्तीसगढ़ का, न सिर्फ हम अपने लिए कंज्यूम करते हैं, यहाँ के आयरन को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। वी आल्सो एक्सपोर्ट टू जापान एंड साउथ कोरिया, साउथ कोरिया को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। कौन से पोर्ट से, यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट है, वहां से विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये दूसरा बेल्ट हुआ हमारा छत्तीसगढ़ का, लिख देता हूं छत्तीसगढ़, दैट इज छत्तीसगढ़। तीसरा इंपॉर्टेंट बेल्ट है हमारा कर्नाटका का, दैट इज बेल्लारी। एक सेकेंड, ये कर्नाटका हमारा, यहां पे बेल्ट है बेल्लारी, बेल्लारी। इसके अलावा चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर एंड और एक और जगह है क्या नाम है यार, तुमकुरु, तुमकुरु। ये क्या है, कर्नाटका का वो लोकेशन जहां पे आयरन की अवेलेबिलिटी है। और यहां से जो आयरन निकलता है, आयरन का जो ओर है उसको एज ए स्लरी बना के, स्लरी मतलब लिक्विड के फॉर्म में बनाकर पाइप लाइन के थ्रू ट्रांसफर टू मंगलुरु कोस्टल रीजन। कोस्टल मतलब पोर्ट मान लो, कोस्टल रीजन। यहां से क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं मंगलुरु इधर है आपका कोस्ट, तो यहां पे ट्रांसफर करके फिर एक्सपोर्ट वगैरह करना है तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहां पे भी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भी मिलता है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादातर हमें हेमेटाइट ही मिलता है। गुड।
फिर उसके बाद एक लोकेशन है हमारा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र में बड़ा ही फेमस कोस्टल एरिया है, दैट इज रत्नागिरी और गोवा। यहां का जो आयरन मिल रहा है इट्स नॉट वेरी गुड क्वालिटी, ऑफ आयरन। कहने का मतलब ये है कि जैसे 50-60% आप जो मिनरल निकालो, जो ओर निकालो, उसमें 50-60 आयरन का प्रेजेंस है। अब इससे अगर कम है तो अच्छा नहीं है, बट यहाँ का उसको एक्सट्रैक्ट करने की क्वालिटी मीन्स दे हैव अ गुड एक्सप्लॉइटेशन मेथड, बट उसको निकालने का मेथड इनका बहुत सही है। दैट इज द रीजन ये क्या कर रहा है, इकोनॉमिकली सर्वाइव कर रहा है बेहतर तरीके से। और जो भी ये निकलता है इट्स सेंड टू दी पोर्ट, मुर्मागांव पोर्ट कहां पे, गोवा में। इस पोर्ट पे भेजकर फिर एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट वगैरह हो जाता है। तो ये मेजर हमारे आयरन बेल्ट ऑफ इंडिया है कि कहां आयरन हमारा बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग फेरस मेटल की बात करें तो मैंगनीज इसको मिटा के मैं डिस्कस करूं, वैसे शॉर्ट डिस्कशन है, एक सेकेंड। तो आयरन ओर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, कैसे वो उड़ीसा और झारखंड बेल्ट, छत्तीसगढ़, इन सब जगह के बारे में। कर्नाटका में एक जगह है कुद्रमुख, ये बड़ा ही फेमस जगह है फॉर द आयरन ओर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसका नाम जो है कन्नड़ में जो कुद्र है उसका मतलब होता है हॉर्स। तो बेसिकली माउंटेनियस हिली रीजन से ही तो ये सब चीजें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसका जो हिली शेप है वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक हॉर्स का मुंह के जैसा। दैट इज द रीजन उसका नाम रखा था कुद्रमुख है। हम लोग आते हैं मैंगनीज पे। मैंगनीज ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फेरस मेटल है। अगेन हम लोग सारा सब कुछ नहीं डिस्कस कर रहे, बस उन्हीं को डिस्कस कर रहे जो हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मैंगनीज जो है एक इंपॉर्टेंट फेरस मेटल है। इसके अगर यूज को अगर हम देखें तो इसका मेजर यूज होता है स्टील प्रोडक्शन में। जैसे स्टील की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो लगभग 1 टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन, 1 टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन नीड 10 kg ऑफ मैंगनीज। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या करता है ये मैंगनीज? मैंगनीज का मेन रोल रहता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मतलब हार्ड बनाना उसको। अब अगर ज्यादा हम लोग अगर इसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर तो ये इतना हार्ड हो जाएगा कि स्टील जैसे ही गिरेगा वो टूटने जैसा सिचुएशन हो जाएगा, इसलिए हम इतना भी नहीं मिक्स कर सकते। तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी स्टील की बनी रहे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी रोड बनते हुए जो रोलर होते हैं उनको देखा होगा, उनके रोलर सरफेस को बहुत ज्यादा हार्ड करना हो तो हमें मैंगनीज की परसेंटेज क्या करना रहता है, बढ़ाना रहता है। तो आप सिग्निफिकेंस इसका समझ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री इट आल्सो यूज इन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब में भी यूज होता है थोड़ा बहुत। पेंट में यूज होता है, पेंट्स फॉर्मेशन में यूज होता है। तो इसका रोल हमें समझ में आ रहा है, हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है एमपी में। एमपी मध्य प्रदेश लगभग 33% यहाँ पे मैंगनीज प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आप कह सकते हो आपका दूसरे नंबर पे शायद महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, एक बार आप चेक करोगे ये, ठीक है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे मेरे हिसाब से कर्नाटका होगा। अगेन महाराष्ट्र में 27% और कर्नाटका में लगभग 16%। जब भी कोई डेटा दूं, ईयर दूं, किसी का नाम दूं, प्लीज आप एक बार बुक में क्रॉस चेक करोगे। तो ये प्रोडक्शन, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें एक बात तो समझ में आ गया कि
किसी भी तरीके का प्रोडक्ट, मान लीजिए स्टील की अगर बात करें, स्टील प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो आयरन मेजर कंस्टिट्यूएंट है, मैंगनीज मेजर कंस्टिट्यूएंट है, मेजर नहीं तो उससे कम तो है बट है, इसके अलावा कोल, बिना कोल के तो आप करोगे नहीं। सो यू कैन सी कि आप कह सकते हो रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब नजदीक हो जो रॉ मटेरियल, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इससे रिलेटेड इंडस्ट्री मिल जाएगा। मींस स्टील इंडस्ट्री आपको कहां मिलेगा, ऐसी जगह पे मिलेगा जहां पे ये तीनों ही रॉ मटेरियल इजी वे से अवेलेबल हो, ताकि ये क्या करे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेव कर सके। जहां पे ये तीनों ही अवेलेबल हो तो क्या हो जाएगा, इस इंडस्ट्री के लिए, इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो मुझे जरा एक बार आप गूगल करके देखना कि इन सब जगह पे कौन कौन से आयरन या स्टील इंडस्ट्री कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये एक टारगेट है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीक। तो जितने भी इंडस्ट्री डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर डेवलप हो रहा है, वो हमेशा मार्केट के ओरिएंटेड होगा। मींस मार्केट का मतलब इन द सेंस ऑफ मार्केट, नॉट एग्जैक्टली मार्केट। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये है स्टील इंडस्ट्री, इनका पर्पस ये होगा कि इनका कैसे भी प्रॉफिट ज्यादा हो, तो इसके थ्रू ये रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो भी इंडस्ट्री सेटअप होता है वो अपने डिपेंडेंट, जो भी जिस पे डिपेंड कर रहा है, रॉ मटेरियल पे डिपेंड ज्यादा कर रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई इंडस्ट्री ऐसा है जो मार्केट पे डिपेंड करता है, यानी कि सर्विस सेक्टर वगैरह, तो ऑब्वियस है आप जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आपको शहरों में देखने को मिलेंगे। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। नॉन फेरस मेटल्स की बात करें, नॉन फेरस मेटल्स, तो ये वो मेटल्स हैं जो आयरन कंटेन नहीं करते हैं। मींस नो आयरन कंटेन्स, आयरन कंटेन नहीं करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, lead etc. बट दे हैव सिग्निफिकेंट रोल, बट इनका जो है यूज हैव हाई यूज, वेरी हाई यूज। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, मतलब बहुत ज्यादा है भाई इसका यूज। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग सेक्टर, मतलब अलग अलग जगह पे कई यूज हुए। अब सारे तो डिस्कस नहीं करेंगे, बस दो ही डिस्कस करते हैं, है ना, कॉपर और एल्युमिनियम को। तो अगर कॉपर को हम लोग डिस्कस करें, कॉपर और एल्युमिनियम, इन दोनों की खास बात देखो। खास बात यह है कि दोनों में स्ट्रेंथ है, मींस दे हैव अ गुड स्ट्रेंथ। बट ये एक चीज इंपॉर्टेंट, एक ही चीज इतना सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे दे हैव एबिलिटी टू मलिएबल का मतलब शीट में बदल जाना। दे हैव एबिलिटी टू डक्टाइल मींस वायर में बदल जाना। एंड दे हैव वेरी गुड कंडक्टिव प्रॉपर्टी मींस करंट इजी से वैसे पास हो सकता है। तो इसका यूज जो है उसी तरीके से इसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री वगैरह में, है ना, हाई यूज। इसके रिजर्व की अगर बात करें, रिजर्व कहां पे, रिजर्व ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज्यादा रिजर्व आप कह सकते हो बालाघाट मध्य प्रदेश, बालाघाट एमपी। मध्य प्रदेश में एक कह सकते हो माइन है जिसका नाम है मलंज कुंड, मलंज खंड माइन। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम बालाघाट ये प्रोड्यूस होता है राजस्थान का जो
खेतरी माइंस है, राजस्थान, राजस्थान में खेतरी माइंस। एंड झारखंड में सिंहभूम, झारखंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, वहां पे प्रोड्यूस होता है। ठीक, रोल तो हमने समझ लिया। सिमिलरली एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम का रिजर्व देखें तो सबसे ज्यादा उड़ीसा, उड़ीसा के पास सबसे ज्यादा इसका रिजर्व है, लगभग 65%, लगभग 65%। और यहां पे एक माइन है पंचपट माइन। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसके अलावा उड़ीसा के अलावा जो है झारखंड में प्रोड्यूस होता है, झारखंड में लगभग 10%, एंड गुजरात, गुजरात में लगभग 9%। सी, कोई भी नाम वगैरह जब हम लोग मेंशन कर रहे हैं, कोई परसेंटेज अगर मैं मेंशन कर रहा हूं, उसको आप बुक पे क्रॉस चेक किया करोगे। ठीक है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया। तो ये हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर हो गया। अब एक एल्यूमिनियम को लेकर एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है कि सी मार्केट कैसे चलता है या किसी भी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। मार्केट कोई भी डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पे। अगर डिमांड बढ़ा और सप्लाई अगर नहीं है प्रॉपर, तो चांस रहेगा उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। या अगर आप कह लो सप्लाई बढ़ जाए, डिमांड उस तरीके का नहीं है, तो उस चीज का प्राइस घट जाएगा। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो एल्यूमिनियम की एक छोटी सी स्टोरी ये है कि 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही एक फ्रांस के राजा थे, फ्रेंच किंग, अब नाम उनका मैं भूल गया, शायद आप देख लेना, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो नेपोलियन 3 करके नाम था, आप चेक कर लेना, ये क्रॉस चेक कर लेना। तो उस टाइम पे जब एल्युमिनियम मिला, तो एल्युमिनियम को ट्रीटेड एज ए रॉयल, एल्युमिनियम जो है रॉयल की तरह ट्रीट किया जा रहा था। अगेन आप समझो इसका डिमांड उस टाइम, सॉरी उनका सप्लाई इस समय कम पे है। इवन ये लोग जो है फूड वगैरह कंज्यूम करना एल्युमिनियम के बर्तन में, फूड कंजम्पशन इसमें ही हो रहा है। इसके अलावा इवन क्लॉथ के बटन दे यूज्ड इन देयर एज देयर बटन इन क्लॉथ में एज ए बटन यूज किया। और जो भी रिचेस्ट जो इनके कोई रिश्तेदार होते थे, कोई रिचेस्ट या फिर हाई रॉयल गेस्ट सर्व्ड इन एल्यूमिनियम पॉट। एल्यूमिनियम के बर्तन में जो है क्या किया जाता था, इनको सर्व किया जाता था। और विद इन 30 ईयर्स उस टाइम पे क्या हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन तो चल ही रहा था, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के आने के बाद मेथड इवॉल्व हो गया, जिसके कारण एल्यूमिनियम का सप्लाई ह्यूज हो गया। सो दैट मेक्स सप्लाई ऑफ एल्यूमिनियम हाई। मतलब विद इन 30 इयर्स में ये हो गया कि एल्यूमिनियम बाउल यूज्ड बाय बेकर। ये होता है कहानी सप्लाई एंड डिमांड का। दैट इज द रीजन हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमारे नॉलेज को बिल्ड करना जरूरी है, अदरवाइज हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कैसे चीजों की प्राइस में वेरिएशन आ रहा है। क्लियर। और उस सप्लाई चेन को समझने के लिए, सप्लाई एंड डिमांड के चेन को समझने के लिए हमें उस प्रोडक्शन को भी समझना पड़ेगा कि वो कहां पे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो इनमें सब तो नहीं डिस्कस कर रहे, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइका जो है एक
प्लेट की तरह, शीट की तरह अवेलेबल रहता है, इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट, थिन शीट कह लो या प्लेट कह लो चलेगा। अब सोचो इसका थिन कितना थिन है, लगभग 1000, अगर 1000 प्लेट्स को आपस में मिलाओ तो लगभग 10 सेंटीमीटर इसका थिकनेस बनता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो। बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, इंपॉर्टेंस इसका जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस गुड इंसुलेटिंग क्वालिटी, गुड इंसुलेटिंग क्वालिटी या कैरेक्टर कह लो। तो इसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका यूज बढ़ गया, जैसे जहां पे हमें करंट को ट्रांसफर नहीं कराना है वहां पे इसका यूज रहेगा, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो यूज इन जैसे फॉर एग्जांपल कैपेसिटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रिकल जहां पे हमें उसमें करंट नहीं ट्रांसफर होने देना है, एक्सेट्रा। इसके रिजर्व की अगर बात करें तो मेजर रिजर्व इसका झारखंड है, झारखंड। स्पेशली आप बोल सकते हो तो एक है कोडरमा, गया एंड हजारीबाग प्लेट्यू बेल्ट। तो इस जगह पे अच्छा खासा मिलता है जो है माइका। तो माइका का यूज समझ में आ गया। झारखंड उसका मेजर रिजर्व एंड प्रोडक्शन करने का काम। अपार्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक मिनरल्स एक होता है आपका रॉक मिनरल्स, जहां पे आपको एक ही तरीके का मिनरल्स मिल रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन बेसिकली होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी में अगर मैग्नीशियम का ऐड हो जाए, मैग्नीशियम अगर आ जाए इसके अंदर, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डोलोमाइट। खैर ये जानने वाली बात है, बस ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब इसका यूज समझो आप। इसका सबसे ज्यादा मेजर यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, और एक आप कह सकते हो स्टील इंडस्ट्री के ब्लास्ट फर्नेस में इसका यूज होता है, इन ब्लास्ट फर्नेस, मतलब वही जहां पे कोयला वोयला जलाया जाता है। स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, तो नो डाउट इट हैज अ मेजर रोल। आप कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो तो सीमेंट तो चाहिए। दैट इज द रीजन ये हम लोग, आप देखो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं मेजर इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है। बाय द वे अगर सारा का सारा डिस्कस करने लगेंगे फिर तो हो चुका। खैर, तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया के अंदर इसका रिजर्व और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज्यादा राजस्थान लगभग 22%। उसके बाद आपका आ जाता है झारखंड, एमपी, ये फिर कम है। बट आप एक चीज चेक करना, जहां पे भी ये लाइमस्टोन अवेलेबल होगा वहां पे सीमेंट, मतलब ये जो भी, जैसे जहां पे माइका अवेलेबल है वहां पे माइका से रिलेटेड इंडस्ट्री होगा, इलेक्ट्रिकल चीजों से रिलेटेड इंडस्ट्री होगा, ट्रांसफार्मर वहां पे बनाए जाते होंगे, स्टील मींस, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे लाइमस्टोन जहां पे होगा वहां पे सीमेंट इंडस्ट्री आपको मिल जाएगा इजी वे से। मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री के लिए मेजर चीज तो खैर आयरन और कोल वगैरह है, बट खैर ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इंडिया में रिजर्व मेजर आपको मिलेगा राजस्थान में, तो इमेजिन कर सकते हो राजस्थान में अच्छा खासा सीमेंट इंडस्ट्री होगा। इसके अलावा नेल्लोर, एमपी में भी हो ही गया है ना। तो ये हमारा था मेजर मिनरल्स। अब हम लोग इसके इंपैक्ट को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब माइंस वगैरह वाली एक्टिविटी होती है कोई भी, उसके कारण कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डैमेज भी होता है। तो हजार्ड्स और इन सब चीजों को बेसिक डिस्कशन भी रखते हैं, इसको मिटाते हैं।
हैजार्ड्स मतलब डेंजर एक तरीके से, हैजार्ड्स रिलेटेड टू माइंस, रिलेटेड टू माइंस। तो अगर हम लोग माइंस को कोई कंसीडर करें तो इसमें कितने स्टेक होल्डर्स हैं ऐसे समझ लेते हैं। क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं? जैसे एक तो इसमें माइनर्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा है हम लोग उसको समझेंगे। जो माइनर्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, पर्टिकुलर जो माइन है उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स। और तीसरा है वो माइनिंग रीजन, माइनिंग रीजन। तो जितने भी माइनर्स होते हैं दे फेस ड्यूरिंग द वर्क, दे फेस डस्ट एंड नॉक्सियस गैसेस जो अल्टीमेटली इंपैक्ट करता है इनके हेल्थ पे, इंपैक्ट ऑन दियर हेल्थ। स्पेशली अगर बात करना रहे तो लंग्स पे इंपैक्ट करता है। ये मेजर कंसर्न मीन्स इस पॉइंट को जो है क्या करना है, टेक केयर करना है कि कैसे रिजॉल्व किया जाए। माइंस की बात करें तो माइंस में कभी कभी जो माइंस का छत होता है, समटाइम जो फ्लोर नहीं, रूफ ऑफ माइन कोलैप्स कर जाता है। कभी कभी रूफ ऑफ माइंस, कभी कभी माइंस के अंदर फायर आग लग जाता है, कभी कभी माइंस के अंदर आग लग जाता है। और समटाइम फिल्ड विथ वाटर। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है। और एक रिपोर्ट से पाया गया है, अगर हम लोग एक रिपोर्ट को फिगर आउट करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% माइंस हमारे ऐसे हैं नॉट फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जिसके कारण देखने को क्या मिलता है, ये तो मान लो माइनर्स के हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है प्लस माइंस, और इंपैक्ट करता है उस रीजन को भी। जैसे माइंस में क्या करते हैं, ये विस्फोट वगैरह करते हैं तभी तो यहां से मिनरल्स वगैरह निकालते हैं। तो ये जो स्लरी होता है, स्लरी इसका जो होता है, या फिर आप कह लो जो इसका वेस्ट होता है, वेस्ट समटाइम मिक्स्ड विद रिवर स्ट्रीम। और रिवर स्ट्रीम मतलब नदियां, रिवर स्ट्रीम क्यों कह रहा हूं, रिवर्स कह लो, स्ट्रीम भी एक ही बात हुआ, रिवर से मिक्स हो जाता है। अब नदियों के बेसिस पे तो पूरा का पूरा लाइफ सर्वाइव करता है, लोग इस पे डिपेंडेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो कॉज फॉर द डिफॉरेस्टेशन। आप पहले लकड़ियां काटोगे तभी तो माइंस करोगे, पहले वहां के पेड़ पौधों को तो काटोगे। इसकी सॉइल फर्टिलिटी बर्बाद हो जाती है, सॉइल इनफर्टाइल कर देता है, ये सॉइल को इनफर्टाइल कर देता है। इवन एक एग्जांपल है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स के कारण, इन सारे प्रॉब्लम के कारण झारिया एक झारखंड का जो है लोकेशन है, गांव मान लो, छोटा सा एरिया, माइनिंग एरिया है झारिया। वहां के लोगों को पीपल नीडेड टू रिलोकेट, इनको कहीं और जाके बसाना पड़ा बिकॉज ऑफ एडवर्स इंपैक्ट ऑफ माइनिंग। इवन गवर्नमेंट ने लगभग 300 करोड़ रुपया फाइन भी लगाया, 300 करोड़ रुपया फाइन भी लगाया कि भाई अपने माइनिंग के जो स्टैंडर्ड है उनको तो फॉलो करो कम से कम। तो ये रीजन, दीज थिंग्स नीड टू बी टेक केयर माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्या हमें और भी ज्यादा फोकस करना है? सी, हमें नो डाउट हमें मिनरल्स को जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मिनरल्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड, मिनरल्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड। रीजन आप रीजन समझो, कोई भी मिनरल के फॉर्मेशन में, बनने में कितना टाइम लग रहा है? इट्स फॉर्मेशन
टेक्स ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ ईयर, लैक्स ऑफ, लाखों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। बट आवर आवर कंजम्पशन इस तरह से हो गया है कि एक्सप्लॉइटेशन ओवर एक्सप्लॉइटेशन में बदल गया है। बट आवर कंजम्पशन मेक इट, मेक नहीं, ऐसे करो, आवर कंजम्पशन कॉज इट फॉर ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे जो मिनरल्स है इट्स अ काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तो नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि उसको लाखों साल लग रहे हैं वापस से बनने में। सो दैट इज द रीजन वी हैव टू यूज इट इन अ सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल मैनर का मतलब जो भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मींस जैसे एग्जांपल के लिए आप रिसाइकल करो फ्रॉम स्क्रैप जो अवेलेबल, जो पहले से प्रोड्यूस हो चुका है, वो खराब हो चुका है, उसको वापस से रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल करो, सबसे बेहतर तरीका। या फिर अल्टरनेटिव पे भी जाओ, या फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन भी ट्राई करो। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन या फिर स्टील, इसका बेहतर अल्टरनेटिव है आपका प्लास्टिक। हाँ, वो अलग बात है कि प्लास्टिक फिर एक मेजर कंसर्न लेके आएगा, बट फॉर द टाइमिंग अल्टरनेटिव है प्लास्टिक। देखो, प्लास्टिक वो होता है जो आप कंटिन्यूअसली यूज करके थ्रो कर दे रहे हो, वो ज्यादा डेंजरस है, बट जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए यूज हो रहा है तो वो ज्यादा डेंजरस नहीं है। इसके अलावा जैसे हमारे घर में बर्तन होते हैं, बर्तन, इसको स्टील के बजाय, स्टेनलेस स्टील के बजाय आप ग्लासवेयर कह लो, या फिर प्लास्टिक, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कॉपर वायर की जगह, जैसे कॉपर वायर है उसकी जगह ऑप्टिकल फाइबर ले आओ, ऑप्टिकल फाइबर यानी ग्लास का यूज हो जाएगा। एल्यूमिनियम की जगह कार्बन फाइबर यूज कर सकते हो, कार्बन फाइबर है ना। सो देयर इज अ मल्टीपल अल्टरनेटिव, वी हैव टू रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम इसके बेहतर अल्टरनेटिव को फिगर आउट कर सके। तो इस तरह से हम लोगों ने मिनरल्स को डिस्कस कर लिया। मिनरल्स हमारे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग खत्म हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी मिनरल्स के बारे में, वो लेकिन अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।